ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सत्ता के महासंग्राम 2024 की अलग अलग तस्वीरें आपको हमने दिखाई और अब जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की तस्वीर है। और ये देखिए, जब वो ईश्वर के दरबार पर पहुंचे थे, मत्था टेक कर उन्होंने आशीर्वाद लिया है। और ये बहुत ही खास तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जब दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ करने पहुंचे थे। और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, कांग्रेस ने भरपूर कोशिश की है, बहुत मशक्कत की है कि हर तरीके से जो चुनावी परिणाम है वो कांग्रेस के पक्ष में आए। लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह से ये सभी पार्टियों के लिए एक गंभीर मुद्दा बन गया है कि वोटिंग परसेंटेज कम क्यों आ रहा है। दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं भगवान की शरण में मत्था टेकने, पूजा पाठ करने के लिए। किसी भी बड़े काम को करने के पहले जैसा कि भगवान का आशीर्वाद लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। वे अपनी पत्नी अमृता के साथ पहुंचे हुए थे और यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए वो पहुंचेंगे। और ये देखिए, जब दिग्विजय सिंह पूजा करते हुए भगवान के सामने और हनुमान जी के सामने ये पूजा पाठ का दौर चला। और सबसे बड़े चुनाव की सबसे सुंदर तस्वीर जब भगवान की शरण में नेता पहुंचते हैं और ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं। पहले 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त मिली है और इस चरण में भी प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन मिल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है हम देश भर में जीतेंगे, मध्य प्रदेश की सभी सीटें जीतेंगे। मैं इस अवसर पर इस अंचल के सभी नागरिकों को प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो जल्दी जल्दी आएं और मतदान करें। प्रियंका गांधी ने मुरैना में सभा करी थी, नरेंद्र सिंह जी कहा कि सच का साथ दीजिए, जो देख रहे हैं वो सच नहीं है। पहले भी प्रियंका जी और राहुल जी चुनाव में आते रहे, इस बार नई बात नहीं है। आपको उम्मीद है 4 सीटें जीतेंगे ग्वालियर चंबल? बिल्कुल बिल्कुल। चलो आराम से ले सुन रहे थे आप यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर को। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि वोट डालने के बाद परिवार के साथ पोलिंग बूथ से बाहर आए हैं और यहाँ मुरैना में उनका वोटिंग जो बूथ है, बूथ के बाहर काफी संख्या में लोग मौजूद थे और उनके आने से यहाँ पर काफी भीड़ भी मौजूद थी क्योंकि लोग अपने नेता से मिलना चाह रहे थे। और ये तस्वीरें हम आपको मुरैना से दिखा रहे हैं जहां पर कि इस वक्त वोट डालकर परिवार के साथ बाहर निकले हैं नरेंद्र सिंह तोमर और एक और बड़ी शख्सियत राजनीति के जगत से। और लगातार इस पोलिंग की जो सभी खबरों तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन इस बार के इस तीसरे चरण के चुनाव में कौन कौन से चेहरे चुनावी मैदान में हैं जिनकी साख दांव पर है। जो यहां सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा चेहरा यहां पर शिवराज सिंह चौहान का है। विदिशा से ये चुनावी मैदान में, चूंकि प्रदेश के लंबे समय तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और इस बार कुछ बदलाव करके भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि गुना से पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है और जो राजनीतिक जगत में शब्द चर्चा में हमेशा रहता है महल की राजनीति, वो इनके साथ जुड़ी हुई है। और दिग्विजय सिंह जो कि इस वक्त चुनावी मैदान में है और एक इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला था कि हो सकता है कि उनका आखिरी चुनाव हो। राजगढ़ से चुनावी मैदान में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए ये पूरा जोर लगाए हुए हैं। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से हैं और बड़ा राजनीतिक अनुभव इनके पास है और इस राजनीतिक अनुभव का कितना लाभ वो रायपुर में ले पाएंगे, जहां पर कि कांग्रेस पार्टी ने एक युवा चेहरे को मैदान में उतारा। विकास उपाध्याय की हम बात करें और यहां एक बड़ा चेहरा सरोज पांडे का भी है। कोरबा से ये इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है और इस वक्त कोरबा सीट पर एक चर्चित चेहरा दुर्ग की बात करेंगे, विजय बघेल इस वक्त चुनावी मैदान में है। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है और लगातार पूरी मेहनत ग्राउंड पर ये करते रहे हैं। आज भी वोट डालने के लिए जब पहुंचे थे उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और दिग्विजय सिंह उनमें से एक बड़ा चेहरा जो पूजा करने के लिए भगवान की शरण में पहुंचे थे। और यहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बजरंगबली के सामने नतमस्तक हुए दिग्विजय सिंह पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे और वहां पर नाम जप करते हुए बैठकर जो अंगुलियों पर नाम की माला जपते नजर आए। और यहां पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल बजरंगबली की शरण में पहुंचे दिग्विजय सिंह। बजरंगबली संकट मोचक कहे जाते हैं,
और संकट मोचक का अर्थ है संकट को दूर करने वाला, संकट को हरने वाला, महाबली, महावीर, बजरंग बली। और युवियाम बोलचाल की भाषा में बजरंग बली हमेशा लोगों की जुबान पर रहते हैं और कोई महावीर कहता है, कोई हनुमान कहता है, कोई बजरंग बली कहता है, कोई राम भक्त कहता है। और लेकिन बजरंग बली अपनी पहचान राम भक्त के तौर पर ज़्यादा पहचानना उन्हें जाए, इसके लिए वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं, ऐसा कहा जाता है। और ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, राम, शिव और राजनीति ये जुड़ रहा है कहीं ना कहीं। कहीं राम का नाम लेते हैं तो राजनीति शुरू हो जाती है। और गुंजन चौक से हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। माफ कीजिएगा, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त। पैनल गुंजन चौक से जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुंजन जी बहुत स्वागत है आपका। अमित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अगर आपको आवाज़ मिल पा रही है गुंजन जी, पहला सवाल आपसे ही रहेगा, वोटिंग परसेंटेज पहले 2 चरणों में जो हमने देखा, तीसरे चरण में कुछ एक उम्मीद लगाई हुई थी कि शायद वोटिंग परसेंटेज कुछ बढ़े, शायद मत प्रतिशत कुछ बढ़े, लेकिन अभी तक बहुत अच्छी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। आपकी नज़र में क्या बड़ा कारण हो सकता है जो परसेंटेज अभी तक थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है? क्या आगे बढ़ेगा ये? देखिए सर जी, मुझसे पूछ रहे हैं आप? नहीं, गुंजन जी से प्रश्न है सर, मैं फिर आऊंगा आपके पास। लोकतंत्र का जो महापर्व है, आज जनता जनार्दन के लिए ये उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला पर्व होना चाहिए। और मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से सबसे पहले अपील करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का आप उपयोग करें, अपने अपने घरों से निकलें और मत अवश्य दें। मत एक ऐसी सरकार को दें जिसने विकास का काम किया हो, जिसके पास विकास का इतिहास हो, जिसके पास आने वाले समय के लिए विजन हो, विकसित राष्ट्र का जो विजन लेकर चल रहे हैं, जो राम राज्य का विजन लेकर चल रहे हैं, और जिन्होंने आपके हर वो सपने को साकार किया है जो आपने और हम सबने देखा है। बस इसी अपील के साथ अपनी पहले बात की शुरुआत करूंगी। आपका सवाल था, देखिए जो वोटिंग परसेंटेज की बात है, तो जो जनता घर से निकल रही है, ये पूरा विश्वास है, ये वो जनता निकल रही है, वो जनता जानती है कि उन्हें एक ऐसी सरकार को लाना है जिस सरकार ने पिछले 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पे थी उसे 5वें नंबर पर लाने का काम किया है, वो है मोदी सरकार। जिस सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है 10 वर्षों में, वो है मोदी सरकार। जिस सरकार ने युवा कल्याण के लिए काम किया है, वो है मोदी सरकार। जिस सरकार ने गरीब कल्याण के लिए काम किया है, वो है मोदी सरकार। जिस सरकार ने आदिवासी समाज के अधिकारों की बात की है, ये आप उनके लिए बता रही हैं जो वोट करने के लिए निकले, क्योंकि आंसर छोटे छोटे करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल हो सके। अब जो लोग नहीं निकल रहे हैं वो एक बड़ा प्रश्न है। कांग्रेस का तो ये भी कहना था कि आपने तो खुद ही तय कर दिया कि हम 400 पार जा रहे हैं, फिर वोट करने की जरूरत क्या है? देखिए वोट की बिल्कुल जरूरत है। आज जनता जनार्दन का दिन है और जनता को अपने घरों से जो निकलने का काम है और निकालने का काम है, दोनों में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयासरत है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, ये प्रयास सफल नहीं हो रहे ना। अमित जी से एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। अमित जी, चूंकि कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि उन्हें चुनाव लड़ करके अपने अस्तित्व को बचाना है और यहां पर आप कितने प्रभावी हैं ये भी दिखाना है। और बीच में हम देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज डाउन जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ेगा तो फिर लड़ाई कैसे मजबूत होगी? एक चीज और ऐड करेंगे आशीष की आज का भी जो वोटिंग परसेंट है वो भी बहुत सुखद नहीं है, क्योंकि अब दोपहर गर्मी बढ़ेगी, तपन बढ़ेगी, तो इसमें भी लोग कम निकलेंगे वोट डालने के लिए। और सुबह से अभी तक जितना वोटिंग प्रतिशत आया है वो भी बहुत सुखद नहीं है। अमित श्रीवास्तव जी देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल से के माध्यम से मतदाताओं से मांग करूंगा कि आप निकलिए। और जिस प्रकार से गुंजन जी कह रही थी 10 सालों की सरकार, तो निश्चित तौर पे वो 10 सालों की सरकार जो आपके दिल को जिसने दुखाया है, जिसने आपके दिल पे आघात किया है अपने मताधिकार के प्रयोग करके,
उस पर आज मलहम लगाइए और निश्चित वोट दीजिए। और वोट एक ऐसी सरकार को दीजिए जो जुमलेबाजी ना करती हो। वोट एक ऐसी सरकार को दीजिए जो जनता के सुख दुख को समझती हो, जो महंगाई को कम करे, जो रोजगार की बात करे। ये नहीं कि वादा करके बाद में जुमलेबाजी कर दे। और ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है रेणु जी, ये चुनाव है संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का। और देश कहते हैं ना कि अब 10 सालों से जो इस देश से छुटकारा पाना देश की जनता चाहती है। और ये जो कहते हैं 400 पार, तो इन्होंने तो पहले ही, अगर मैं कहूं तो जिस प्रकार से चाहे वो सूरत हो, चंडीगढ़ हो, इंदौर हो, चाहे गांधीनगर हो, वहां के मतदाताओं से तो अधिकार पहले ही छीन लिया है। अपने कहते हैं ना कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ध्वस्त करके वहां पर जिस प्रकार से इन्होंने कुकृत्य किया, तो जनता से तो इन्होंने खुद ही अधिकार छीन लिया है वोट देने का। तो जनता ये सारी चीजों को समझती है। और जिस प्रकार से ये कहते हैं ना 400 पार, तो इस बार कोई उत्साह नहीं है, कोई लहर नहीं है। आप बता रहे हैं जो वोटिंग परसेंटेज डाउन जा रहा है या कम वोटिंग हो रही है, उसमें ये कारण आप गिनवा रहे हैं? जी देखिए, मैंने कहा ना इस बार उत्साह नहीं है जनता में। जिस प्रकार से वो लहर जो ये कहते थे, या तो जनता ये मान के बोल रही है कि जिस प्रकार से ये कुकृत्य कर रहे हैं, जनता को इनका कुकृत्य पसंद नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से इन्होंने इंदौर में किया, जिस प्रकार से चंडीगढ़ में किए, लोकतंत्र की हत्या निरंतर जारी है। और इस जनता कह रही है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। अमित जी, तो क्या इसी बात से गदगद है कि जनता वोट कम कर रही है, कम जनता निकल रही है वोट करने के लिए? अरे जो जनता नहीं निकल रही है वोट करने के लिए, वो कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए क्यों नहीं जा रही है, या किसी और भी पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए क्यों नहीं जा रही है? सवाल तो ये भी है ना। देखिए, मैं बिल्कुल ये लोकतंत्र के उत्सव है और जो महाशंखनाद हुआ है, तीसरा फेज जो है, मैं आपके लोकप्रिय चैनल से मांग करता हूं कि जनता को अधिक से अधिक आके आप अपना मताधिकार का प्रयोग करिए। आपके पास बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। गुंजन जी आपके साथ भी, रीनू भी हमारे साथ बनी हुई है। इस बीच एक बड़ी अपडेट, 11 बजे तक मध्य प्रदेश में जो वोटिंग परसेंटेज है वो अपने दर्शकों को बता दें। 29.90% अभी तक मध्य प्रदेश में मतदान 30.21% हो चुका है। और 11 बजे तक छत्तीसगढ़ में 29.90% मतदान हुआ है। और 11 बजे तक मध्य प्रदेश का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 30 से थोड़ा ऊपर है। तो आसपास 1% 1.25% का जो फर्क है दोनों ही राज्यों में दिखाई दे रहा है। और अलग अलग तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, चाहे बुजुर्ग मतदाताओं की हो, दिव्यांग मतदाताओं की हो, सभी चुनौतियों को पार करते हुए पोलिंग बूथ तक 90 साल तक की महिलाएं, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है और उसके बावजूद अगर युवा मतदाता मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो एक चिंता का विषय जरूर रहेगा स्वाभाविक रूप से। और लगभग जो वोटिंग परसेंटेज है वो आसपास का ही है। मध्य प्रदेश में 30%, 29%, छत्तीसगढ़ में, ये अभी तक का 11 बजे तक का ताजा अपडेट है। गुंजन जी, ये वोटिंग परसेंटेज आसपास ही चल रहा है। और आज ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है वो फर्क उसमें है नहीं। तो ये वोटिंग परसेंटेज की जो तस्वीरें हैं ग्राफिक से अपने दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे। और साथ साथ अब ये जो ऐतिहासिक एक हेरिटेज है जो ग्वालियर का ये किला, इस पर हम मौजूद हैं और यहां से आपको बड़े ही क्रियात्मक तरीके से, एक सृजनात्मक तरीके से वो आंकड़े दिखाएंगे जो इस वक्त बहुत जरूरी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को जान लेना। क्योंकि ये वो आंकड़े हैं जिससे कि उम्मीद हम करते हैं कि आप जरूर इसे देख करके अपने वोट डालने के फैसले को सुदृढ़ करेंगे और वोट डालने पहुंचेंगे। बैतूल और भिंड का ये वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक का है। 32.65% बैतूल में और 25.46% भिंड में अब तक मतदान हो चुका है। ये ग्वालियर का वो ऐतिहासिक किला है जिसने इतिहास के बहुत बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े बदलाव होते हुए देखे हैं। इसलिए हमने इस किले को चुना। यहां से वो आंकड़े हम आपको दिखाएं जो मध्य प्रदेश समेत पूरे देश की तकदीर बदलेगा। भोपाल में 27% से ज्यादा, गुना में 34% से ज्यादा मतदान अब तक हो चुका है। और इसी तरह से ये किला साक्षी रहा है उन ऐतिहासिक फैसलों का। और आपने जो फैसला लिया है अब तक 11 बजे तक, उस फैसले का कितना प्रभाव पड़ा है वो प्रभाव मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। ग्वालियर से जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया वो लगभग 29% हो चुका है। मुरैना से 26.62% तक मतदान होने की 11 बजे तक की जानकारी मिल रही है। यानी अभी 1/3 मतदान ही हुआ है और अभी बहुत दूरी तक हमें जाना है। और इसीलिए ये बग्गी हम लेकर आए ताकि हम दूर तक चल सकें, देर तक चल सकें। राजगढ़ की अगर बात करें तो 34.81%, सागर में 30.31% अब तक मतदान हो चुका है। और इस ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक भवन से जो ये तस्वीर, ये आंकड़े निकल रहे हैं, ये आंकड़े अगले चक्कर में, अगले राउंड में बढ़े, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। विदिशा लोकसभा सीट पर अब तक 32.64% मतदान हो चुका है और सागर में 30.31% मतदान अब तक हो चुका है। ये आंकड़े क्या गर्मी बढ़ने के साथ और बढ़ेंगे,
या सूरज ढलने के साथ ढल जाएंगे, ये हमें लगातार चिंता सता रही है। और निश्चित रूप से बिलासपुर और दुर्ग की भी बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में 25.29% बिलासपुर में और दुर्ग में 31.44% तक मतदान हो चुका है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी अपने आप में गढ़ों का गढ़ है और ये ग्वालियर का गढ़ है जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं। और यहां से ये बग्गी जो जांजगीर और कोरबा की वोटिंग परसेंटेज को लेकर आई, आपको बता दें कि 25.76% जांजगीर में और 32.37% कोरबा में अब तक मतदान हो चुका है। ये वो सीटें हैं जहां पर कि कुछ बड़े चेहरे भी हैं राजनीति में, कुछ जूझते, कुछ संघर्ष करते राजनेता इस बार चुनावी मैदान में हैं, वहां भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन रायगढ़ और रायपुर की स्थिति क्या है वो पहले देख लेते हैं। 37.92% रायगढ़ में और 26.05% रायपुर में अब तक मतदान हो चुका है। तो एक जो छोटा सा फर्क यहां पर दिखाई दे रहा है, शहरी क्षेत्र जहां ज्यादा है वहां वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम रह रहा है अपेक्षाकृत, ग्रामीण क्षेत्र जहां ज्यादा है वहां पर वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक पहुंचा है। सरगुजा की बात करें 32.86% वोटिंग यहां पर हो गई है। तो वहीं रायपुर की फिर से बात करें तो 26.05% यहां पर अब तक मतदान हुआ है। 25 से 26 के बीच में जो आंकड़ा रायपुर का है वो अभी नजर आ रहा है। और इस ऐतिहासिक दुर्ग पर, इस किले पर फिर वापस लौटेंगे और यहां की स्थिति आपको आंकड़ों के हिसाब से दिखाएंगे। लेकिन अब लगातार जो चर्चा हमारी चल रही है उस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आंकड़े जो हैं अभी भी बहुत संतुष्टिजनक नहीं है। बिल्कुल आशीष, तो वोटिंग परसेंटेज तो दिखा दिए हैं और ये 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है जहां पर 30% के अंदर अंदर ही मतदान सभी जगहों पर हुआ है। हमारा जो खास पैनल है वो लगातार जुड़े हुए हैं। गुंजन जी के पास आकर अपनी बात कर रही थी। गुंजन जी, ये बहुत जरूरी हो चुका है कि वोटिंग परसेंटेज कम होना ना सिर्फ सत्ता में जो काबिज उस पार्टी के लिए बल्कि विपक्षी पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पिछली बार भी इस विषय में चर्चा की थी, आपने दावा किया था कि अगले चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। रीनू जी, 12 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया है वो ठीक ठाक है और हम उम्मीद करेंगे कि शाम तक बिल्कुल उसमें बढ़ोतरी होगी। और रही बात, जिस तरह देखिए अमित जी से आपने जब सवाल किया था तो उन्होंने तो इस पे बहुत उनको उनके हिसाब से तो जो नहीं निकले हैं इसलिए नहीं निकले क्योंकि उन्हें मत नहीं देना है। देखिए ये चिंताजनक विपक्ष के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि ये विश्वास के साथ हम आपको कह रहे हैं कि अब कांग्रेस का मध्य प्रदेश हो या पूरा देश हो, इनका अस्तित्व नहीं बचा है, इनका वजूद खतरे में है। तो जो भी जनता निकल रही है, ये पूरा विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के हक में अपना वोट देने निकल रही है, क्योंकि ये जनता जानती है कि अब ये पूरा जो चुनाव का मुद्दा था इस बार वो भारतीय जनता पार्टी ने विकासवाद पे लड़ा है तो कांग्रेस ने परिवारवाद पे लड़ा है। तो ये जो परिवारवाद की प्रथा है इसे खत्म करना है। जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद, प्यार, सम्मान मोदी जी को दिया है, ये वो आज जनता जनार्दन निकलकर अपने घरों से अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रही है और वापस से वो सरकार लाने की बात कर रही है जिस सरकार ने आदिवासी को सम्मान दिलाया है। हमने पूरे साल चर्चा की, बल्कि लंबे समय से चर्चाएं होती रही हैं। अमित श्रीवास्तव जी बने रहिएगा हमारे साथ, गुंजन जी आप भी बने रहिएगा, चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अमित जी से भी कुछ प्रश्न रहेंगे हमारे। अभी फिलहाल जो आंकड़े हमने दिखाए, ताजा तस्वीरें हमने दिखाई, उसके साथ साथ एक छोटी सी अपील रीनू मुझे लगता है कि ब्रेक पर जाने से पहले करनी चाहिए कि जिन लोगों ने अब तक वोट नहीं डाला है प्लीज वोट डालें और घरों से बाहर निकले। थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ी सी असहजता जरूर होगी, लेकिन प्लीज वोट जरूर करें। बिल्कुल, और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।